एक तो पहली बात, इसका अल्फा हाइड्रोजन इससे ज्यादा एसिडिक होगा, और दूसरा अगर हम पूरा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो इससे स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बनेगा। यहां से आप CO2 इवॉल्व करो तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, एसीटेट आयन निकल जाएगा। भैया रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन है ना, तो निकाल तो सकते हैं हम इसको। अगर आपने बेंजल्डिहाइड में परकिन किया तो क्या बनता है, सिनेमिक एसिड। लेकिन अगर बेंजल्डिहाइड के ऑर्थो पे OH लगा दिया और फिर परकिन किया तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। ट्रांस बेसिस में आएगा, वो भी डिहाइडेड होकर हेट्रोसाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पढ़ाई से, कैरियर से रिलेटेड एडवाइस लेनी है तो ऐसे बंदे से लो जो बहुत क्वालिफाइड, अपने कैरियर में बहुत अच्छा है। चलो 39 में ये बताओ, एल्काइन जो होता है ना, एल्काइन, इसमें NaOH ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, वाटर बनेगा ना। अब बताओ, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि एल्काइन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये बताओ। एल्काइन और वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ऑल एल्कोहल आर मोर एसिडिक देन एल्काइन। जितने भी अल्कोहल है सभी एसिडिक होते हैं, किससे? एल्काइन से। अल्कोहल मतलब OH, ऑल OH आर मोर एसिडिक देन एल्काइन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये रिएक्शन नहीं होती है ना, बैकवर्ड हो जाएगा ना, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपने देखा होगा, हमने बहुत बार ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, लेकिन हमने ज्यादा टाइम क्या यूज किया था, सोडा एमाइड। सोडा एमाइड के साथ क्या रिएक्शन होगी बताओ, ये होगा एसिड बेस और प्लस बनेगा ये एमोनिया। समझ गए भाई? अब बताओ, एमोनिया स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या एल्काइन? एल्काइन। ये आपको याद होना चाहिए वैसे। अल्कोहल इज ग्रेटर देन एल्काइन, एल्काइन इज ग्रेटर देन एमोनिया। और फिनॉल इससे ज्यादा होता है, और एसिड उससे भी ज्यादा होता है। समझे भाई? डिबाल एच किसको रिड्यूस नहीं करता? NO2 को नहीं करता ना वो। हाँ, साइनाइड, एस्टर और एसिड को एल्डिहाइड बनाता है वो। NO2 को थोड़ी रिड्यूस करता है। यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, mainly used for preparation of aldehyde from cyanide, ester and pure acids. कौन सा? 71 तो क्वेश्चन इसलिए दिया कि तुम्हें याद पता होना चाहिए भाई ये सॉलिड है क्या है, इसलिए जो दे रखा है वो करेक्ट है। एसीटोन लिक्विड होता है, फिनॉल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बेंजोइक एसिड वाइट सॉलिड है। और बताओ, चलो अब आज का हेडिंग लगाओ। ये लिखो जरा, रिएक्शन ऑफ SiO2। ये एक ही बार एक जेई एडवांस में सवाल आया था, जेई में, एडवांस मतलब जेई में था कि कीटोन में SiO2 डालते हैं तो A बनता है प्लस सेलेनियम बनता है प्लस वाटर बनता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। आपको बताना है क्या आंसर होगा, बताओ। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको।
क्या आंसर क्या रहा? देखो तुमको है ना साइड, देखो नई रिएक्शन है ना, लेकिन तुमको साइड प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो SeO2 Fe में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे? उसको बैलेंस कर लो इनमें से, उसको सिंपल बैलेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। A B C में से कौन सा है? इसका B आएगा आंसर। अब देख के बताओ B कैसे आ रहा है। भाई आप बैलेंस कर लो ना, सब तो एक ही तो अननोन है उसमें। ये जो सेलेनियम है ये तो यहाँ आ गया, और ये H2O निकल गया। तो H2O निकल गया मतलब यहाँ दो ही वैलेंसी गई ना इसकी, यहाँ से H2O निकला। इसका मतलब ये है कि यहाँ अल्फा पे क्या लग जाएगा, 2 H हट गए और एक ऑक्सीजन लगाना है, तो डबल बॉन्ड O लगेगा ना उसका, यानी वो ऑक्सीडाइज कर रहा है अल्फा कार्बन को C डबल बॉन्ड O में। समझे आप? तो अगर कोई नया रिएजेंट पूछता है ना, वो तो कुछ ना कुछ हिंट देता है। ऐसा तो दुनिया भर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिखो, लिख लिया? ठीक। तो मतलब SeO2 क्या करता है, बेसिकली अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है C डबल बॉन्ड O में। जैसे देखो ये कीटोन है ना, अगर इसमें मैं SeO2 डाल दूं तो ये अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोनिल, यानी C डबल बॉन्ड O में। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको ये एल्डिहाइड दे दूं और SeO2 दे दूं, ये क्या करेगा, अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा C डबल बॉन्ड O में। इसका मैकेनिज्म भी है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है कुछ, बस आप ये ध्यान रखो, अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज टू C डबल बॉन्ड O। अनसिमेट्रिकल हो तो CS2 को प्रेफरेंस दे दो। क्या बात है सिंघाना जी, आज अकेले हो? चारों और कोई नहीं है? लिख लिया भाई सबने? नोट किया सब लोगों ने? आगे बढ़े? हाँ बोलो। अरे वो इनॉल बन के अटैक होते हैं उसमें से, स्टेबल इनॉल से, इसलिए मैंने बोला CS2 प्रिफर्ड ओवर CS3। एक ही बार क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर ये एल्कीन पे अलग रिएक्ट करता है, एल्काइन पे अलग रिएक्ट करता है, ये भी तो रंग बदल बदल के रिएक्ट करता है, इंसानों के जैसा है ये भी। क्यों भाई? अपन बदलते रहते हैं ना, वैसे ही भी बदलता है। चलो अब आगे लिखो। आगे लिखो जरा, पर्किन कंडेंसेशन।
आगे लिखो पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसीटेट आयन और इसको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं एंड हाई टेम्परेचर, एनहाइड्राइड एसिटेट आयन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग और हाई टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट बनता है इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये जो बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसका एक कॉमन नेम है सिनेमिक एसिड बनता है। इसको बोलते हैं पर्किन। इसको लिखो पहले एक बार। एरोमेटिक एल्डिहाइड एनहाइड्राइड और उसके सोडियम एसिटेट से रिएक्ट करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग मतलब लॉन्ग टाइम तक हीटिंग करते हैं, तब जाके बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसका मैकेनिज्म ट्राई करो। ये भी अपने सिलेबस की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे एल्डोल, कैनिजेरो, पर्किन, सब वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैकेनिज्म लिखो। लिया सबने? सबसे पहले हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, और साथ में क्या है, एसीटेट आयन। आपको ये बताना है कि हम इस पे सीधा ऐसे नहीं क्यों नहीं कर सकते, जैसे हम रिग्नार्ड का अटैक करके ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते थे ना, वो हम इस पे क्यों नहीं कर सकते। हाँ, मतलब अपन है ना ये वाला अटैक नहीं कर सकते, मतलब इसमें अपन SNAE वाला मैकेनिज्म नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते बताओ? वापस वही बन जाएगा ना भाई, जो लिविंग ग्रुप है ना, ये पूरा एक लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप इज इक्वल टू बेस। अगर लिविंग ग्रुप बेस है, इसका मतलब है कि आप क्या नहीं कर सकते, आप SNAE नहीं कर सकते। समझ गए आप? इसका मतलब है कंडेंसेशन प्रोसेस होंगे, मतलब ये SNAE सब्स्टिट्यूशन नहीं होंगे। तो अब होगा क्या, अब ये वाला अटैक तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, अब होगा एसिड बेस। ऑल्दो लेस एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, वीक बेस है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो पहले होगा एसिड बेस। एसिड बेस होने के बाद बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, ये बना कार्बन आयन और प्लस बन गया एसिटिक एसिड, है ना, ये ठीक है, एसिटेट आयन है इसलिए एसिटिक एसिड बन गया। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा। हमने क्या क्या ऐड किया था, हमने एनहाइड्राइड एसिटेट आयन और प्लस क्या ऐड किया था, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये जो कार्बन आयन है ये इस पे अटैक करेगा, तो ये कौन सा स्टेप हुआ, एडिशन। एग्जैक्टली एल्डोल टाइप हो रहा है। एल्डोल में क्या होता था, फर्स्ट स्टेप एसिड बेस, सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इससे क्या बना बताओ, इससे बना PSCHO माइनस और बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O
OC डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। ये दूसरा स्टेप समझ में आया मैंने कैसे लिखा? अब बताओ इसके बाद क्या होगा? अब ये आगे कैसे रिएक्ट करेगा बताओ? तुमको इस पूरे में न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है? O माइनस न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल नजर आ रहा है? इसमें 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं। कौन से 2? एक ये C डबल बॉन्ड O है डेल्टा प्लस, और एक ये C डबल बॉन्ड O है। यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ में ही है, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। और उसमें भी अटैक करने के 2 ऑप्शन है, एक हम यहाँ अटैक करें, एक यहाँ अटैक करें। तो बताओ किस पे करेंगे? राइट वाले पे करेंगे ना हम लोग। अगर हम राइट में अटैक करते हैं तो कितने मेंबर का रिंग बनता है? 6 मेंबर। तो ये जो हमारा O माइनस है इसका होगा इंट्रामोलिकुलर SNAE। मैं SNAE का मैकेनिज्म लिख रहा हूँ अब, है ना। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, फिर CO बॉन्ड बन के निकलेगा। यानी इससे बनेगा क्या? देखो इससे क्या बनेगा? PH, फिर बनेगा CH, फिर ये O के साथ क्या लगा है? CO माइनस एंड मिथाइल, और इस C के साथ लगा है O, फिर लगा है ये C डबल बॉन्ड O, फिर इन दोनों को कनेक्ट किससे किया है? CH2 से। ये एक 6 मेंबर इंटरमीडिएट बन गया। ये कैसे बनाया समझ में आ रहा है? ये कौन सा स्टेप किया मैंने? एडिशन, इंट्रामोलिकुलर एडिशन। अब ये जो है ना, ये पहले इसको ध्यान से देख लो कैसे बनाया। सही बनाया ना? चाहो तो नंबर करें कार्बन को। ये 1 का नंबर का कार्बन है, तो ये 1 वाला कार्बन कहाँ है? ये यहाँ है ना। और फिर ऑक्सीजन है, फिर ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है। तो 1 के बाद 2 नंबर कार्बन कहाँ गया? नीचे वाला ऑक्सीजन के बाद आएगा ना, 2 3 4। देखो जरा, सही बनाया? ठीक है। इसके बाद है ना, इसके बाद जो मैं बना रहा हूं उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे बनाइए। इसके बाद बनेगा CH OC डबल बॉन्ड O CH3, और प्लस बनेगा CH2 CO2 माइनस। इसको देख के बताओ ये कैसे बना है। कैसे हो रहा है पहले ये बताओ। हाँ कैसे हो रहा है? यहां से ये C डबल बॉन्ड O बन रहा है ना, और ये C डबल बॉन्ड O बनने के साथ क्या हो रहा है? ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इससे ये बन गया हमारे पास, है ना। CH के पास O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये ग्रुप बन गया। और नीचे क्या बनेगा? CH2 CO2 माइनस, ये वाला बन गया। अच्छा, हमने ऊपर वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक किया? हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया, हम ये भी तो ब्रेक कर सकते थे, ये वाला। ये ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? वापस वही बन जाएगा ऊपर वाला। अगर आपने ये ब्रेक किया तो ये ऊपर वाला बन जाएगा ना। जो दे रखा है उसको बनाते नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब पहले ये आयन बना, इसके बाद क्या होगा? देखो इसके बाद हमारे पास बना हुआ था एसिटिक एसिड। पहले स्टेप में बना था एसिटिक एसिड, इसने किया एसिड बेस। इसने एसिड बेस करके क्या बना लिया? PH CH OAC प्लस CH2 CO2H, है ना। और जब इसका H प्लस निकल गया तो पीछे क्या बचा? एसिटेट आयन, बेस बचा इसका। अब ये बेस क्या करेगा? बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, फिर ये पाई बॉन्ड बनेगा और ये एसिटेट निकल जाएगा। तो इससे क्या क्या बना हमारे पास? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब एक बार लिखो इसको पूरा, आप कैसे बना उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब तक तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे, बेंजल्डिहाइड से अनसैचुरेटेड एसिड, लेकिन इंटरमीडिएट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ये फेमस इंटरमीडिएट है। जूस वगैरह पियोगे क्या? ठीक है, थैंक यू। मन लगा के एक एक एटम को देखो कैसे है। नहीं दिख रहा है तो नंबर करो,
नंबर से देखो रिएक्शन फाइनली क्यों हुई वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये डिस्कस किया कि ये ऐसे बन सकता है। वैसे ना मैं चाहता, अच्छा ये जो स्टेप किया ना मैंने यहां से यहाँ, ये एलिमिनेशन स्टेप है। मैं आपको थोड़ा ना एक एक स्टेप समझा रहा था, अदरवाइज मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता। इसका ऐसे नहीं करोगे तो सीधा ये बन जाएगा इंट्रामोलिकुलर ऐसे नहीं, यहां से यहां। घूर के देख रहे हो, पीना बता दो यार। ऐसे थोक के ना करो, ऐसे करो। लिख लिया पूरा? आगे बढ़े। लिख लिया? क्या हाल है सौरभ कुमार, कैसे हो? आज सौरभ मैंने ये सीखा सही तरीके से स्क्वाट कैसे लगाते हैं। स्क्वाट लगाने से तो मतलब मुझे जिम जाते हुए 12-13 साल हो गए, 14 साल हो गए, और आज मेरे को समझ में आया है कि मतलब फंडामेंटली मैं गलत कर रहा था। क्योंकि आज मेरे को क्या हुआ है, कोई एक एक्सपर्ट मिल गया जो प्रोफेशनल था। वैसे ही 10 मिनट खड़ा रहा था, मैंने उसको बोला यार मतलब थोड़ा बता दो मेरे को, तो मेरे को पता चला मैं बिल्कुल ही मतलब है ना गलत कर रहा हूँ। फिर मेरे को पता चला जिम में जितने ट्रेनर हैं ना वो भी गलती कर रहे हैं, मतलब पूरा जिम ही गलत कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं वो जिम में बॉडी बिल्डर नहीं है, सब ऐसे बॉडी बिल्डर हुआ था ना, कई बॉडी बिल्डर्स थे। तो मैंने देखा यार वो सिर्फ 5 मिनट खड़ा रहा मेरे पास, 5 मिनट में उसने 2-3 चीज़ें बताई। पहला तो यही बताया कि जब आप बॉडी से आप उठते हो ना ऊपर, तो आपको एडी और बीच के पाँव से उठना है, ज़मीन पे नीचे पुश करना है। और हम कैसे पुश करते थे, अपर बॉडी से खींच कैसे, यहाँ से वहाँ से, हो नहीं रहा ऐसे। तो फंडामेंटली जो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए ना एकदम नीचे से ऊपर तक पाँव में, वो वहाँ नहीं हो गया, यहाँ बैक में नहीं, यहाँ आ रहा था। प्लस सांस लेने की टेक्निक ही गलत,
मतलब सब जिम में जो बताता है कि भाई ऊपर आओ सांस फेंको, वो पता नहीं वो कहाँ से सीख लिया उन्होंने। उसने बताया कि सांस तो लेनी ही नहीं है, एक ब्रेस्ट करके टेक्निक बताई, बस ये होल्ड होना चाहिए एकदम, बॉडी एकदम टाइट रहनी चाहिए, ऊपर से नीचे आता है। जब आप ऊपर आओ, रिपीटेशन खत्म हो जाए, तब आपको सांस छोड़नी है। तब तक आपको पूरी ऐसा होल्ड करके रखना है पूरा कोर को एकदम। मैंने ये सब हम नहीं करते हैं, हम तो नीचे गए, ऊपर आने पे ध्यान रखते हैं, ऊपर अपर बॉडी से आए, ऊपर आया और सांस फेंक दी, ऐसे आते आते ही सांस फेंकने लगते हैं। हो सकता है वो टेक्निक भी सही होती होगी, लेकिन उसने 5 मिनट में जो मेरे को बताया ना, फिर मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की, तो मेरे तो 5-6 रिपीटेशन में हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो सही तरीके से हो रही थी। और पहले मैं 10-12 कर लेता था आराम से। तो आज की मेरी कहानी से सौरभ बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। आजकल क्या एडवाइज़र बहुत है ना, बहुत सारे लोग इधर पढ़ लेते हैं ना, व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हैं, इधर पढ़ लेते हैं ना। हर किसी से एडवाइस नहीं लेनी है। जैसे पढ़ाई से, कैरियर से रिलेटेड एडवाइस लेनी है, तो ऐसे बंदे से लो जो बहुत क्वालिफाइड, अपने कैरियर में बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं पड़ोसी से जाके ले ली, है ना, या दोस्त रिलेशन में किसी से ले ली, ऐसा आदमी के पास नहीं। उनकी सुन लेनी है और ध्यान बिल्कुल जीरो देना है उन पर, समझ गए। ऐसे ही मान लो तुमको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो नेशनल मेडलिस्ट वगैरह रहा है, कंपटीशन में खेला है, उससे बात करनी है ना। ऐसे जैसे पैसे कमाने हैं, किसी अच्छे बिजनेसमैन से बात करनी है, यार पैसे कैसे कमाते हो तुम, अरे तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सीखा है ज़िंदगी में जाके कि मेरे क्या सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो मैं हर किसी की सुन लेता हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो बात अलग है। लेकिन मैंने देखा यार हर किसी का सुनना भी गलत है। IIT में अच्छी रैंक लानी है तो किसी IITian जिसने रैंक लेके आया है उससे बात करो, मेरे से और किसी से बात मत करो, समझ गए आप। या ऐसे किसी मत करो, खुद का तो पता ही नहीं, वो ज्ञान बांट रहा है बहुत सारा, तो सिर्फ उससे देखो कि यार उसका एकेडमिक कैसा था, उस मतलब उस लड़के से बात कर रहे हो ना कि वो बीटेक अभी एक तो जस्ट पास आउट होना चाहिए 5-10 साल का। ऐसे 1978 वाले बीटेक को पकड़ लिया तुमने, उससे ज़माना ही अलग था। लेटेस्ट वाले को पकड़ो तो 10-15 साल का है ना, उससे एडवाइस लो कि यार भैया तुमने क्या क्या किया था। ठीक है, ऐसा किसी मत मिल लेना जो मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया, अरे यार मेरा तो ये हो गया था, वो हो गया था, उससे बात ही नहीं करनी है। समझ में आया तुम्हारे। तो पहले अपन लोग एडवाइस ऐसे लेते थे, मोहल्ले में देखते थे यार वो बच्चे IAS बन गया, तो सब लोग ज़्यादा इकट्ठे होकर उससे बात करते थे कि भाई IAS वाले से अपने को गाइडेंस लेनी है, समझ रहे हो, है ना। या मतलब IIT के लिए गाइडेंस लेनी है, या MBBS के लिए लेनी है, या प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढना है, तो अपन अपने सराउंडिंग में ढूंढते थे और एक दूसरे के फीडबैक से जाते थे। अब आजकल क्या इतने सारे लोग हो गए ना, पता ही नहीं चलता सही कौन है गलत कौन है। तो पहला टास्क तो ये है कि सही कौन है, फिर दूसरा टास्क है कि वो आपको सही एडवाइस भी दे। 10 में से 9 लोग तो अलग टाइप के होते हैं ना यार, बोलते कुछ है करते कुछ है। अरे अग्रवाल ब्रदर्स, तुमने सुनी नहीं मेरी बात, एडवाइस किससे लेनी है। एक तो सही आदमी होना चाहिए, दूसरा तुमको सही एडवाइस देना चाहिए, दोनों चीज़ें सही है। मान लो बहुत अच्छा है, IAS वाइस है, तुम IAS बनने के लिए उससे ज़्यादा एडवाइस देने, कल परसों ही तुमने उसको गाली वगैरह दी थी, है ना, पीछे से, है ना, ठीक है ना, उसको पता चल गया इसने पीछे से गाली दी थी। अब तुम उसको एडवाइस लेने जाओ थोड़ी होगा। तुम्हारा रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा दिल भी अच्छा होना चाहिए, नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, समझ। तुम बड़े बिजनेसमैन बनोगे ना आगे जाके, तुम सही आदमी से एडवाइस लेनी है। चलो ये पूरा लिख लिया। ये अभी जो मैंने बात बोली ना, ये बड़ी IIT से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IIT तुम कर ही लोगे, मेहनत करोगे तो। ये बताओ, इस पूरी रिएक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं पौआ। यार गलत मतलब ले गया ना पौवे का, तुमने क्या सोचा पौआ, अद्दा और बॉटल। यहां पौवे से मतलब है ए से मतलब है एरोमेटिक एल्डिहाइड, और UA से मतलब क्या है बताओ। UA से मतलब है अनसैचुरेटेड एसिड। देखो परकिन में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बस पौवा लगाना आना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई ये आ गया मतलब पौवा लगाना है। तो परकिन क्या करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड एसिड। ये पूरी रिएक्शन देखोगे ना तुम,
ये पूरी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ये रिएक्शन देखो, इसका पहला स्टेप देखो, इसका पहला जो स्टेप था वो पहला स्टेप फेवरेबल नहीं है। पहला स्टेप क्या है इसका? वीक बेस रिएक्ट विद वीक एसिड। तो तुम ये बताओ मुझे पहला स्टेप कैसे हो रहा है? ये एसिटिक एसिड जो है ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रिएक्शन तो हमारी बैकवर्ड हो जानी चाहिए ना। तो ये रिएक्शन का जो पूरा ड्राइविंग फोर्स है ना वो क्या है? आपको लॉन्ग टाइम तक हीटिंग करनी पड़ेगी। और हीटिंग में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं हमारे? थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ये स्टेबल बन रहा है कि अनस्टेबल बन रहा है? स्टेबल। पूरा कॉन्जुगेशन में बन रहा है ना ये। तो सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड ही अनसैचुरेटेड एसिड में कन्वर्ट होते हैं, यानी इसके एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड एसिड। अब जैसे मैं बोलूं कि आपको एसिड एल्डिहाइड जो है वो पर्किन नहीं देता है, तो बताओ पर्किन एसिड एल्डिहाइड क्यों नहीं देता है? एक तो पहली बात, इसका अल्फा हाइड्रोजन इससे ज्यादा एसिडिक होगा, और दूसरा अगर हम पूरा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो इससे स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बनेगा? इससे अनस्टेबल बनेगा ना। तो एरोमेटिक रिंग्स होनी चाहिए तब जाके वो प्रोडक्ट बनता है, समझे आप? अदरवाइज तो पहला ही स्टेप इसका फेवरेबल नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखो, उसमें पहले पोवे का फुल फॉर्म लिख लो। पोवे का फुल फॉर्म क्या है भाई? पी फॉर पर्किन। आपको याद रखना है बेंजल रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं बेंजल रेट नजर आ जाए तो पोवा लगाने के पूरे चांस हैं। वो एक था ना, एक वो ऐड आता ना, आप हम और बैक पाइपर। एक ऐड आता था पहले, पता है? बैक पाइपर जो आता ना पीने ड्रिंक, उसका एक ऐड आता था कि आप हम और बैक पाइपर। बाद में ऐड दिखाएंगे, तुम जरा ये लिखो पहले। लिख लिया आपने? एरोमेटिक एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड एसिड। दूसरा लिखो, हाई टेम्परेचर एंड प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन। High temperature and prolonged heating is required in this reaction so that weak base react with weak acid. High temperature and prolonged heating is required in this reaction so that weak base react with weak acid and stable product will form. High temperature, prolonged heating and high temperature required in this reaction because weak base react with weak acid and stable product can easily formed in the reaction. Yes, ऐसा लिख लो, stable product formed in the reaction. स्टायरीन जो है ना, स्टायरीन इज वन ऑफ द साइड प्रोडक्ट ऑफ पर्किन। अच्छा, मेजर कौन होगा? सिस मेजर होगा कि ट्रांस? थर्मोडायनेमिक्स में ट्रांस होगा ना, तो वो भी लिख लो आप। ट्रांस आइसोमर इज मेजर, ट्रांस आइसोमर इज मेजर। और वो भी लिखो, प्रोडक्ट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिनेमाइक एसिड लिखो, ट्रांस आइसोमर इज मेजर। दूसरा लिखो, प्रोडक्ट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी बताओ, स्टायरीन इज साइड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ये एक मोनोमर है जिससे पॉलीस्टायरीन बनते हैं, पॉलीमर के लिए यूज होता है ये प्लास्टिक वगैरह ना। तो स्टायरीन इज साइड प्रोडक्ट। एक्सप्लेन बाय मैकेनिज्म। पर्किन के अंदर एक साइड प्रोडक्ट बनता है स्टायरीन, आपको मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे बना। आपके डीपीपी भी आज ही सॉल्व करेंगे इसका, 3-4 क्वेश्चन ही है इसमें। एक आप मैकेनिज्म देख के मुझे एक्सप्लेन करो, लिख के बताओ कि कैसे स्टायरीन बन रहा है।
कुछ लोग कई दिनों बाद नजर आ रहे हैं। रोज आते हो? रोज आते हो? गैंग के लोग का आया नहीं आज? अच्छा, वो ऑल्टरनेट करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में से। बाकी लोग स्टाइलिन पे दिमाग लगाओ, पूरा मैकेनिज्म देखो और देखो कहाँ स्टाइलिन बन सकता है। ऐसे मत बताना कि लास्ट में जो प्रोडक्ट बना उसका CO2 उड़ा दिया स्टाइलिन बन गया। आपको इंटरमीडिएट से एक्सप्लेन करना है कि स्टाइलिन कैसे बना। पता चला? चलो, आपको हिंट है, इससे स्टाइलिन बना सकते हो। भाई हमें मेन प्रोडक्ट थोड़ी एक्सप्लेन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है साइड प्रोडक्ट। तो हमको कुछ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है कि भाई अगर ऐसे मूव कर गया तो वो भी पॉसिबिलिटी है उसकी। तो इस इंटरमीडिएट से बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो, दोनों से बन जाएगा। अब रिंग से बताओ स्टाइलिन कैसे बनाओगे। ध्यान से देखो, बन जाएगा। दिखा? मतलब स्टाइन के साथ जब स्टाइन बनेगा तो एक कार्बन कम और हो जाएगा। सिनेमिक एसिड स्टाइन ना, हो सकता है कुछ साइड में कोई गैसेस वैसेस जा रही हो, CO2 वगैरह। तो समझ में आ रहा है इससे स्टाइन कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है बताओ भाई। हमने जो मूवमेंट किया ना, ये तो एक रिवर्स, दूसरी एक और पॉसिबिलिटी है ना कि यहां से ये C डबल बॉन्ड O बनाए तो ये कार्बन पेंटावेलेंट होने लगेगा, ये कार्बन वैलेंसी 5 होने लगेगी ना इसकी। तो ये बॉन्ड पेयर यहां आ जाए और ये बॉन्ड पेयर यहां चला जाए, 6 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाए, एरोमेटिक TS बन जाएगा। ये बॉन्ड पेयर यहाँ आया तो C डबल बॉन्ड O बन गया, ये बॉन्ड पेयर यहाँ गया पाई बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड पेयर आया तो ये एसीटेट आयन बन गया। अगर इस टाइप से मूवमेंट होते हैं तो बताओ क्या क्या बनेगा। एक तो बनेगा स्टायरीन, प्लस क्या बनेगा CO2, और प्लस क्या बनेगा एसीटेट आयन। ये बन जाएंगे तीनों। अब ये सेम चीज तुमको यहां भी एक्सप्लेन कर सकते थे। देखो यहां कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यहां से आप CO2 इवॉल्व करो तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, एसीटेट आयन निकल जाएगा। भाई ये रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन है ना, तो निकाल तो सकते हैं हम इसको। तो ये CO2 बना, ये पाई बॉन्ड बना, एसीटेट आयन निकला, सेम वही तीनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। समझे आप? तो वो इंटरमीडिएट बनाओ और उसमें एक्सप्लेन बनाओ कैसे बना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टायरीन बनता है, पर्किन का साइड प्रोडक्ट है। हम इतना पर्किन पे इतना ज़्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं? हम चाहते तो आधे सेकंड में ही पौवा लगा के खेल खत्म कर देते हैं ना। पौवा लगाने में टाइम कितना लगता है, इतना पौवे पे टाइम क्यों दे रहे हैं? इसमें सबसे खास बात क्या है पर्किन के अंदर, हाँ, कि आपको पता चलना चाहिए कि पौवा लगाना है। तो सामने होगी रिएक्शन, पता नहीं चलेगा पौवा है या नहीं है। और पौवा देखने के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड वेरी इंपॉर्टेंट है।
पुराने दो तीन जेई एडवांस के सवाल है अच्छे, उसमें बस पता चल गया कि पौवा आ गया मतलब काम हो गया। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंजरियस टू द हेल्थ, लीवर डैमेज करता है, डिहाइड्रेट करता है, बॉडी स्टेमिना कम करता है, जल्दी डेथ होने के चांसेस होते हैं, नशा आता है, गिर सकता है आदमी, एक्सीडेंट हो सकता है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इतने सारे काम होंगे जब पौवा लगाया जाएगा। लिख लिया पूरा? क्या कह रहे हो? पौवा मेकिंग। आगे बढ़े भाई। स्पीड में लिखो, बहुत टाइम हो गया। डायरेक्ट इंटरमीडिएट बना के लिख लिया? ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी अगर हम सैलिसल्डिहाइड अगर हम इसका पर्किन कंडेंसेशन करें, एसिटिक एनहाइड्राइड, सोडियम एसीटेट, हीटिंग, तो एक हेट्रोसाइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। कॉम्ब्रिन नाम है, ऐसा कुछ नाम है उसका, डीपीपी में स्पेलिंग वगैरह यही होगी। और ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। आपको बताना है कि ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सी है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या था? रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम अदर देन कार्बन। बनाओ उसको। वो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसे नहीं पूछेगा हेट्रोसाइक्लिक, वो पूछेगा नंबर ऑफ sp2 कार्बन इन प्रोडक्ट, डीबी ऑफ प्रोडक्ट, उसका स्ट्रक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो बन गया वो इंटीजर सवाल कि व्हाट इज द डीबी ऑफ प्रोडक्ट ए। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने बेंजल्डिहाइड में पर्किन किया तो क्या बनता है? सिनेमिक एसिड। लेकिन अगर बेंजल्डिहाइड के ऑर्थो पे OH लगा दिया और फिर पर्किन किया तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको बताना है कि वो साइक्लिक प्रोडक्ट कौन सा है। आराम से टाइम लेके बनाओ, लेकिन सही बनाओ। कोशिश करोगे बन जाएगा। कुछ भी बनाओ, हेट्रोसाइक्लिक बनाना जरूर है सबको। कुछ नहीं बन रहा हो तो अपने मन से बना दो, जो भी बनाना है कुछ तो बनाओ। अब पृथ्वी बना।
क्या बनेगा बताओ? इसके अंदर आप एनहाइड्राइड यूज करोगे ना। अच्छा मान लो ये OH नहीं होता तो हम क्या बनाते? हम बनाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये बनाते हैं ना हम लोग। अब बताओ आगे क्या होगा? आगे एसिड और अल्कोहल या एसिड या फिनॉल की क्या रिएक्शन होती है? एस्ट्रिफिकेशन। वाटर निकल जाएगा ना उसका। इट इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन। तो उससे बेंजीन तो एज इट इज रहेगा और इस तरफ क्या बन जाएगा हमारे पास? पाई बॉन्ड ऑक्सीजन और ये C डबल बॉन्ड हो। मतलब हमने परकिन फॉलोड बाय क्या कर दिया? एस्ट्रिफिकेशन। क्योंकि आप हीटिंग कर रहे हो, प्रोलॉन्ग लॉन्ग टाइम तक हीटिंग, तो आगे फर्दर एस्ट्रिफिकेशन, हीटिंग भी कर रहे हो, एसिटिक एसिड भी बन रहा है, एसिड भी प्रेजेंट है, यानी वो आगे फर्दर एस्ट्रिफिकेशन कर लेगा। ये तुमको ये लग रहा था ना ये बनेगा, सही है। अच्छा इसमें एक और सवाल है, ये बीच में जो एल्कीन बना ना, ये एल्कीन जो मैंने बनाया है ये सिस है या ये ट्रांस है? ये सिस है ट्रांस है? ये सिस है, ये ट्रांस नहीं है। और वैसे इसका मेजर प्रोडक्ट ट्रांस होता है, तो रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक सिस भी बन रहा है एक ट्रांस भी बन रहा है। लेकिन जो सिस है ना वो आगे रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहा है उसके अंदर, साइक्लिक प्रोडक्ट के अंदर। तो अल्टीमेटली ये पूरी रिएक्शन के पाथ में जो इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन होगा, डोमिनेटिंग कौन रहेगा? सिस। ट्रांस भी सिस में आएगा, वो भी डिहाइड्रेट होके हेट्रोसाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे आप? तो अगर वो रिंग बना रहा है तो रिंग बनाने के लिए उसको इंटरमीडिएट को यूज करेंगे जो आगे रिंग में पार्टिसिपेट करेगा। लिख लो परकिन फॉलोड बाय एस्ट्रिफिकेशन। यानी बेंजल्डिहाइड के, अच्छा ये ऑर्थो पे ही होगा। अगर मैं ऑर्थो की जगह पैरा पे लगाता ना तब ये नहीं होता। यार मुझे लगा इजराइल विजराइल का चक्कर तो नहीं है। आजकल रोज न्यूज पर उनकी न्यूज आती है, रोज डेली इजराइल निपटाता है कोई। आज मैं एक्चुअली रोज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ सुबह, मैं रोज 3 न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ। पत्रिका भास्कर, उसमें ये आता है उसकी प्रॉपर्टी विवाद हो गया, वो कुत्ते से गिर गया, 50% तो मतलब रोज 2-4 तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर आते हैं कि इसने भाई ने भाई को उड़ा दिया, 2 गुट में लड़ाई हुई, 8 घायल, ऐसा आते हैं। मतलब आजकल तो मेरे को ना मतलब गुस्सा आने लग गया न्यूज़ पढ़ के। लेकिन यार मेरे क्या आदत है न्यूज़ पढ़ने की, तो फटाफट टर्न करता हूँ मैं। तो पहले पत्रिका पढ़ता हूँ, फिर भास्कर, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम मिल गया नहीं फिर रात को पढ़ता हूँ। और टाइम्स ऑफ इंडिया खोलो तो पहले वही आती है न्यूज़ आजकल कि इजराइल ने तैयारी कर ली है। आज के न्यूज़ में था इजराइल ने स्कूल पे अटैक किया, 82 लोग मारे गए। फिर इजराइल का स्टेटमेंट था नीचे कि भाई वहाँ पे हमने बहुत प्रिसाइज अटैक किया है। उसने पॉलिसी ये बनाई है कि 100 लोग बैठे हैं, उनमें से एक भी टेररिस्ट है तो टेररिस्ट पे मिसाइल गिरेगी। अब सराउंडिंग के 99 लोग जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो उनकी किस्मत है। हमने तो अटैक किस पे किया? टेररिस्ट पे अटैक किया। ये रोज कर रहा है वो। क्यों भाई? अपने इंडियन लोग ऐसा थोड़ी करते हैं, आप तो छांटते हैं उसको, फिल्टर करते हैं, भाई निकालो और ये कौन है टेररिस्ट है। वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो तो पॉलिसी। अच्छा किसी बिल्डिंग में मिल गया तो बिल्डिंग गायब, शॉपिंग मॉल में मिल गया मॉल गायब। तो इसलिए वो ऐसे है ना, मुझे लगा यार अपने यहाँ तो मिलना मुश्किल है, इतना मिसाइल दूर आएगी भी नहीं। ये लिख लिया पूरा तुमने? अब नेक्स्ट लिखो। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि हम कितने अच्छे देश में और कितने बढ़िया से जी रहे हैं, इसके लिए हम कदर ही नहीं कर रहे हैं। ये भी हमारे खुशी का पार्ट है एक। बेंजल्डिहाइड में एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट को हीट किया ना, इससे एक प्रोडक्ट ए बनेगा, है ना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ sp2 कार्बन इन A is 7।
दूसरा है इट डीकलराइजेज Br2 वाटर। तीसरा है इट रिएक्ट, कौन इट डीकलर, किसकी बात हो रही है? ए। रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, किसकी बात हो रही है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, अपनी नोटबुक में अपना आंसर लिखो। हम बड़ी बड़ी गलतियां थोड़ी करते हैं, हम छोटी छोटी गलतियां ही करते हैं। मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है तो ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन ऐसा सवाल जो आ रहा है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप लिख के देखो, गलत हो रहा है तो आगे से ध्यान रखना है। हो गया? कुछ हुआ भाई? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपको क्या याद आना चाहिए, हाँ, कि ये पर्किन हो रहा है, वो याद आना चाहिए। पहले प्रोडक्ट बनेगा तभी ये सब बातें होगी ना भाई, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने को पता चल गया कि हाँ भाई पर्किन हो रहा है। और पर्किन में क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, सिनेमाइक एसिड। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? ट्रांस आइसोटोप। ए लिखा है ना ए, तो हम एक ट्रांस बना लेंगे। स्ट्रक्चर लिखा होगा तो हम सिंपल एल्कीन बना लेंगे, है ना। पहला आंसर ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। कितने लोगों का ये फॉल्स आया? वेरी गुड। कितने लोगों का ट्रू आया? चलो 7 समझ गया ना, कितने होंगे? 8 होंगे, 6 7 8 9 होंगे। हाँ 9 होंगे, ये भी तो होगा एक एसिड वाला, ठीक है। बी बताओ, बी भी सही है। ये किसका टेस्ट है? हमारा एल्कीन। सी बताओ, ये भी सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। और फिर क्या इवॉल्व करता है बताओ? CO2, है ना। डी बताओ, सॉल्युबल इन एक्वस एनएवस, सही है गलत है? ये भी सही है ना। एसिड आर सॉल्युबल, जो रिएक्ट कर रहा है वो सॉल्युबल हो गया उससे। समझे भाई? हो गया? तो आंसर क्या आ रहा है इसका भाई? ऑल करेक्ट, सॉरी ऑल करेक्ट एक्सेप्ट ए, ठीक है। BCD था। चलो एक लास्ट लिखो।
पी ऑप्शन है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, बी ऑप्शन है पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट, आर ऑप्शन है इट अंडरगो परकिन कंडेंसेशन, एस ऑप्शन है इट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, टी ऑप्शन है इट रिएक्ट विद FeCl3 और यू है इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और इधर है A, B, C, D और एक है हमारा E। पिछली क्लास में टेस्ट किए थे ना अपन ने, टॉलरेंस, फैलिंग, एक V और है V। कोई सबसे किसी ना किसी से मैच करना चाहिए ना। कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो पीछे नोट से देख लो। ट्राई कर लिया सबने? हो गया भाई? चलो ए के बारे में बताओ। एक तो P आएगा, एल्डिहाइड है ना ये, और Q भी आएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और R नहीं आएगा। R तो वो कॉन्जुगेशन में बेंजल्डिहाइड होना चाहिए ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब कॉन्जुगेटेड वाला। तो और कौन आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। FeCl3 किसका टेस्ट है? फिनॉल, इनॉल का है, फिनॉल का है, तो वो भी नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। हाइड्रोलिसिस किसका होता है? एस्टर, साइनाइड, ईथर। और NaOH मतलब आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म भी नहीं होगा इसका। इसका रहेगा सिर्फ PQ। चलो अब B का बताओ। एसिड तो नहीं आएगा इसका, एक तो आएगा S, सोडियम एसिड से रिएक्ट करेगा ना, T आएगा, बस है ना। आयोडोफॉर्म होगा नहीं, हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। हाइड्रोलिसिस मतलब अगर मान लो जैसे आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो प्रोटोनेट होके बॉन्ड ब्रेक होने चाहिए, सिर्फ प्रोटोनेशन कोई हाइड्रोलिसिस नहीं है। अच्छा C बताओ। इसका V आएगा। V लास्ट मैंने इसलिए ऐड किया, ये किसी से मैच ही नहीं कर रहा था। और D, टॉलरेंस टेस्ट आएगा क्या इसका? ये तो अल्कोहल है, नोट अल्कोहल ईथर का कोई टॉलरेंस नहीं, फैलिंग नहीं, परकिन नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता है, एसिड से करता है। FeCl3 भी नहीं आएगा, फिनॉल का टेस्ट है, वो भी कट गया। हाइड्रोलिसिस आएगा, ईथर का हाइड्रोलिसिस आएगा ना यहाँ पे। और आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा नहीं इसका, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट तो तब आता कि जहाँ H की जगह पे मिथाइल होता तो ऑक्सीडाइज होकर आयोडोफॉर्म हो जाता। तो अल्टीमेटली आंसर क्या रहा? ओनली U। ईथर अंडरगो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कौन सा वाला? हाँ, अब E वाला बताओ। E में कौन कौन आ रहा है? एक तो P आएगा,
आर तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, आर आएगा। और कौन आएगा? बस भाई एसिड हाइड्रोलिसिस तो हो नहीं रहा है इसका, और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं आ रहा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड और एसिड डेरिवेटिव से रिएक्ट करता है, और परकिन तो लिख ही दिया हमने, फेलिंग आएगा नहीं, बस पीआर आएंगे ना इसके। समझे भाई? चलो